नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। दरअसल जनसंख्या विस्फोट की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उन्हें पता होगा कि जब परीक्षा होती थी तो उसमें निबंध लिखे जाते थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष जुलाई अगस्त की बात है, अपनी सरकार को आदेश दिया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कुछ प्रारूप तैयार करें, और इसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया था, यानी जो सरकार का डोमेन है उसमें डाउनलोड कर दिया था। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रारूप के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार को सौंप भी दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि अगस्त के महीने में जो सत्र आएगा विधानसभा में उस प्रारूप को रखा जाएगा, लेकिन चुनाव के चलते संभवतः इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब उत्तराखंड की सरकार ने कॉमन सिविल कोड पर प्रारूप बनाने के लिए कमेटी गठित की है, तब उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण के मामले में एक कदम आगे है, क्योंकि ये प्रारूप उसने पिछले साल बना लिया था और इसको विधानसभा में पेश किया था ताकि चर्चा के बाद वो कानून बन सके। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जनसंख्या वृद्धि की दर 45% के आसपास थी, और ऐसे में अगली पीढ़ी के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना भी मुश्किल होने के संकेत मिलने लगे थे। महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर जनसंख्या को नियंत्रण करने के बाद दोबारा से क्यों शुरू हुई, क्योंकि एक ज़माने में हम दो हमारे दो के नारे स्कूल में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, अस्पतालों में सुनने को मिलते थे और सरकार इस पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाती थी। अब सरकार इस पूरे मामले को चलाती तो है, लेकिन अभियान के तौर पर नहीं चलाती है, इसलिए जिसकी मर्जी आए वो नसबंदी करवा ले। अगर नहीं करवाया तो कोई इसका टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे साथी कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि ये जो जनसंख्या का मामला है, हालांकि कहा यह भी जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में पूरी दुनिया में चीन से आगे कोई नहीं था। वहां एक बच्चे का लक्ष्य रखा था कि एक परिवार में एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा, और उसके चलते चीन की जनसंख्या काफ़ी हद तक नियंत्रित भी हुई। लेकिन उसके दुष्परिणाम ये हुए कि वहां अब लोगों की बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं रही। तो कई बार ये जनसंख्या का जो मामला है वो जीरो से माइनस में भी जा रहा है। ये चीन की बात है, हिंदुस्तान पे कितना असर करेगा नहीं करेगा ये समय बताएगा, लेकिन अभी तो जनसंख्या विस्फोट है और उत्तर प्रदेश की सरकार शायद जो पिछला उसका लक्ष्य था उसकी पूर्ति में लगेगी। आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, ये दो अलग अलग बातें हुई। किसी भी देश की समस्या जो जनसंख्या से, वृद्धि से जुड़ी हुई थी, एक बात, और दूसरा प्रकृति की अपनी एक रफ्तार। जनसंख्या नियंत्रण किसी भी देश के संसाधनों के लिए बहुत आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं, जनसंख्या सीमित होनी चाहिए। लेकिन बलपूर्वक थोपना ये प्रकृति का जो आयाम है उसको बाधा करता है, जिससे चीन इस समय जूझ रहा है, पूरा यूरोप उसमें जूझ रहा है। लेकिन यहाँ इसमें कोई शक नहीं कि हमारे संसाधनों पर बढ़ती आबादी भारी हो रही है, लेकिन ये बढ़ती आबादी जो भारतीय लोग हैं और जो अपनी संतान उत्पन्न कर रहे हैं, समस्या उनसे उतनी कम है जितनी घुसपैठियों से है। मानकर के चलिए कि देश में 71 के बाद से कम 5 करोड़ लोग इधर उधर से आ गए, और अगर इसको हम 1950 से जोड़ेंगे तो ये 10 करोड़ से ऊपर कहाँ आंकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको सीमा पर सख्ती हो, और ये सारे के सारे लोग न केवल संसाधनों पर समस्या खड़ी कर रहे हैं बल्कि लाइन ऑर्डर पर भी समस्या खड़ी कर रहे हैं। अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या हुआ, वो सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। तो कुल मिलाकर के सरकारों को राजनीति से उठ करके राष्ट्रनीति पर विचार करना चाहिए, और राजनीतिक हित के बजाय राष्ट्र हित पर विचार करना चाहिए। और सख्ती के साथ जो लोग एक वक्त पाकिस्तान चले गए वो दोबारा क्यों लौट करके आ गए, या बांग्लादेश से अगर उस वक्त शरणार्थी आ भी गए थे तो आपने उनको वापस क्यों नहीं करा। नेपाल के रास्ते कितने चीन के लोग आ गए हैं और पूरे के पूरे आसाम में और पूर्वी भारत में और उसमें आकर के बस गए हैं, और 9 राज्य ऐसे हो गए देश में जहां भारतीयों की संख्या इतनी कम रह गई जिसको है, दूसरे लोग ज़्यादा आ गए। तो चीनी नागरिक नेपाल के रास्ते घुसे हैं, पाकिस्तान के लोग घुसे, बर्मा के लोग घुसे, बांग्लादेश के लोग घुसे। समस्या इनके कारण है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उससे पहले चाहिए कि सीमा पर पाबंदी लगे, और जो लोग आ गए उनको बाहर करो हमारे देश से, तो मैं समझता हूं बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, भट्ट जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
चेतन, हाँ बोलिए रघुवीर जी। दरअसल जनसंख्या की बात जो मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब जनसंख्या पर निबंध लिखा करते थे, जनसंख्या विस्फोट और उसके फायदे और नफे नुकसान जो भी है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के नुकसान को चीन झेल रहा है, वो एक बूढ़े लोगों का देश बनता जा रहा है और भारत अभी युवा देश है। लेकिन एक सब चीज़ों के उत्पादन की सीमा होती है, फैक्ट्रियों में उत्पादन उसकी भी सीमा, खेतों में अगर खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है उसकी भी सीमा है। जनसंख्या विस्फोट ज़्यादा होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर ये सब चीज़ आगे जाके आपको कम पड़ जाएंगी। इसलिए पिछले साल की बात है, 2021 जुलाई अगस्त में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या को काबू में करने के लिए कुछ प्रारूप बनाने के लिए कहा, जो वहाँ का विधि आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। उसमें 2-4 बातें जो खास है ये कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो उसको राशन कार्ड में सिर्फ 4 लोगों के नाम लिखे जाएंगे, अगर 5वां बच्चा है तो उसको राशन मुफ्त नहीं मिलेगा। यानी सरकार ने जो मुफ्त का मामला है, अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो मुफ्त की सुविधाएं बंद हो जाएगी। जो लोग नौकरी में हैं, अगर वो नौकरी में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो फिर उनको दिक्कत जाएगी इंक्रीमेंट में, प्रमोशन में और आवासीय सुविधा में। तो ये छोटी छोटी 2-3-4 बातें थी जिसको नौकरी के पेशा के हिसाब से करें तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जनसंख्या का जहाँ तक मामला है, ये तकाजा है वक्त का कि वो कम होनी चाहिए, स्वेच्छा से हो या सरकार के अभियान से हो। जबरदस्ती की बात इसमें कोई नहीं कर रहा। रमेश जी ने भी कहा कि जबरदस्ती तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा मैं भट्टी जी, 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे जहां जनसंख्या वृद्धि का अनुपात था 42% से ऊपर भी, उसमें लखनऊ शामिल था, उसमें गाजियाबाद शामिल था, उसमें बरेली और सीतापुर जैसे जिले शामिल थे। अब आपकी राय। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि जो अभी शर्मा जी ने कही कि घुसपैठिया भी एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए जी, और जो लोग बाहर से आए हैं उनको वापस करने के लिए भी प्रयास सरकार को करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि वो भी हमारे बहुत से संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसके कारण जो दूसरे लोग हैं जो भारतीय हैं उनको उन संसाधनों का उपयोग करने में दिक्कत जाती है। लेकिन जहाँ तक जनसंख्या की बात है तो मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा सा जो उदाहरण हम दें कि अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो वो उनका लालन पोषण बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं 10 बच्चे हो जाएंगे तो उनको वो तो ना खाने पीने का सामान दे पाएंगे, ना उनकी पौष्टिक आहार दे पाएंगे। तो जनसंख्या पर नियंत्रण तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण न होने के कारण हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 135 करोड़ का देश हो गया है और संसाधन ठीक है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में संसाधनों की कमी हो जाएगी। कई जगह पीने की पानी की समस्या है, कई जगह रहने की समस्या है। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए भी सरकार को एक अभियान तो जरूर छेड़ना चाहिए। देखिए बहुत समय पहले परिवार नियोजन का बड़ा जबरदस्त अभियान चलता था, हम दो हमारे दो, नसबंदी का भी अभियान चलता था। संजय गांधी के टाइम में तो जबरिया नसबंदी भी हुई थी, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो पड़ा था कि लोग नसबंदी के प्रति आकर्षित हुए थे। उसमें सरकार पैसा भी देती थी, इंक्रीमेंट भी मिलता था। अगर आपके 2 बच्चे और अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया तो आपको 2 इंक्रीमेंट भी मिलते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको जागरूकता अभियान के माध्यम से भी अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम होगा। क्योंकि देखिए जनसंख्या जितनी लगातार बढ़ती जाएगी उतनी ही दिक्कतें होंगी पैदा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एक एक परिवार में आज की तारीख में जो पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं वो तो निश्चित तौर पे 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर रहे। इवन मुसलमानों के बारे में हम जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अब 2 या 3 बच्चों से ज्यादा नहीं पैदा कर रहे हैं। अब आपने कहा कि सरकारी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा या नौकरी नहीं मिलेगी, तो सरकारी नौकरी वाले कितने लोग हैं? व्यापारी हैं, ठेले वाले हैं, पान वाले हैं, इन लिए क्या कार्यवाही हो सकती है? इन पे तो कोई सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती। तो इसलिए जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। देखिए जागरूकता अभियान में समय तो लगता है, किसी भी चीज को आप अगर जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं तो समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वो चीज समझ में आने लगती है कि नहीं यार ये दिक्कत वाली परेशानी होगी इससे, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को मानते हैं। थोड़ा सा आपको कड़ाई भी बरतना पड़ेगी, तब जाकर इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से आपने बताया कि 45% जनसंख्या बढ़ गई है, तो उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही 22 करोड़ की जनसंख्या है और अगर इस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो एक इससे प्रदेश को संभालना भी बड़ा कठिन हो जाता है ना, क्योंकि संसाधन तो उतने हैं और उन संसाधनों को सब लोगों के बीच में बांटना ये भी बड़ा कठिन काम है। ये बात बिल्कुल सही कही आप रमेश शर्मा जी ने
कि जो घुसपैठिए 10 करोड़ की, जैसे आपने बताई कि 10 करोड़ लोग हमारे यहाँ आ गए हैं, जो रोहिंग्या हैं या दूसरे मुल्कों से आ गए हैं, उनको भी वापस करने के लिए उन सरकारों से बात करके उनको वापस शरणार्थी जो बन गए हैं यहाँ पर, और उसके कारण जैसा आपने भी कहा कि बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होती है। तो इन सब चीजों को पहचानना होगा। सरकारों का ध्यान इस तरफ नहीं है। सरकारों का ध्यान अगर इस तरफ होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या जो है जिससे हम आज जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब किसी परिवार में साधन कम होते हैं बच्चों को के परवरिश करने के, वहां अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो परिवार के लिए भी दिक्कत होते हैं और बाद में वो समाज के लिए भी दिक्कत होते हैं, क्योंकि ठीक से परवरिश नहीं होगी तो वो दूसरे किसी ऐसे काम में लगते हैं जो समाज को दिक्कत पैदा करते हैं। तो सवाल है कि जो हमारा एक तरह से मानव जो धन है वो अच्छा उपयोग हो, इसी पर हम सब बात कर रहे हैं। कमल राठी जी, जो बात भट्ट जी ने कही, जो शर्मा जी ने भी कहा कि पहले कभी अभियान चलते थे, सरकार ने वो अभियान तो कागज पर बंद नहीं किए लेकिन वो चलना बंद हो गए हैं। और इसीलिए देखिए कि जो बात होती थी बच्चे कम पैदा करने की, समझदार बच्चे, जैसे भट्ट जी ने कहा कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं वो अगर लिखे पढ़े हैं तो वो उनके यहाँ बच्चों की तादाद कम मिलेगी, लेकिन जो भी लोग कम पढ़े लिखे हैं हम वहाँ देखें कि जो एक तरह से झुग्गी बस्ती होती है या जो कमजोर इलाके होते हैं वहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं। और ये सब का मतलब ये है कि कम से कम देश को इस बला से बचाएं जो जनसंख्या के रूप में भारत को मिल रही है। आपकी राय? देखिए, इसका बड़ा अलग अलग पहलू हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज और चाइना ने जनसंख्या पे नियंत्रण कानून के रूप से किया, तो वहाँ जो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही हम हिंदुस्तान में बात करें तो जो इस ढंग का कानून यूपी में आ रहा है, वो उस ढंग का कानून पहले, जहाँ तक मेरी जानकारी में, कुछ चुनाव से रिलेटेड मध्य प्रदेश में भी आ चुका था, पंचायतों में कुछ उनने निर्देशित किया था। इसके अलावा राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा तेलंगाना वगैरह में भी इस ढंग के कुछ ना कुछ कानून जरूर हैं। स्वरूप थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन एक प्रोत्साहन वाले कानून है। जैसे हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की सबसे पहले 1952 से शुरुआत हुई है और उस पर योजनाएं चलती थी, तो मुझे लगता है ये भी एक उसी का प्रारूप है। नाम बदल गया कि कंट्रोल लिखा गया, लेकिन उसमें जो योजना है कि सब इंसेंटिव देंगे, आपको राशन कम देंगे, 4 होंगे तो राशन पूरा मिलेगा, 5वां होगा तो राशन 5वें का नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इंसेंटिव टाइप की स्कीम है, लेकिन इसकी मुझे लगता है एक साइंटिफिक स्टडी और आवश्यक है। कानून अपनी जगह है, जागरूकता के बिना ये काम नहीं हो सकता है। और तीसरी, इसमें एक साइंटिफिक स्टडी हो कि हमें कितनी क्या चाहिए, क्योंकि 2001 से 2011 के बीच में जो सेंसस हैं उसमें भारत में आबादी कम हुई है। अब 21 का सेंसस अभी आना था, लेकिन कोरोना के चलते आगे बढ़ गया, तो अब वो तो परिणाम जब आएंगे तभी समझ में आएगा जी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की जो खास पहल दी जाती है कि साहब स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें बड़ी, उसके पॉपुलेशन बढ़ने से दिक्कत आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार कहीं ना कहीं बेईमानी करती है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो सरकार ने बहुत सालों से, जैसे आपने कहा परिवार नियोजन की जो स्कीम थी, जो बैनर दिखते थे हम दो हमारे दो, वो दिखना बंद हो गए। वैसे सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल भी पिछले कई सालों से नए बनना दिखना बंद हो गए, तो मुझे तो प्राइवेट ही ज्यादा दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन के अलावा सरकार भी कहीं ना कहीं बाकी चीजों पे भी काम नहीं करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सब चीजों की एक साइंटिफिक स्टडी हो, सही ढंग से काम हो। आज हम स्वास्थ्य में बहुत पीछे हैं, तो उसे और आगे बढ़ाने की सरकारी सुविधाओं के साथ जरूरी है। शिक्षा पे सरकारी स्कूल्स की ज्यादा जरूरत है, स्कूल में क्वालिटी की ज्यादा जरूरत है। तो साथ में ये सब चीजें जब एक साथ क्लब होके होंगी तो ही कुछ पॉजिटिव वे में काम आगे बढ़ेगा। और ये वर्कशॉप के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है। उस जमाने में पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें होती रही थी जब सोशल मीडिया नहीं था, आज तो सोशल मीडिया है। तो मुझे लगता है कानून प्रोत्साहन के रूप में बहुत ठीक है, लेकिन रोकने के लिए तो कानून नाकाफी होगा। सोशल के हिसाब से ही और साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से अगर करें तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। राठी जी, सब तरफ से बात करनी पड़ेगी, कानून भी बनाना पड़ेगा, जागरूकता के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। जो लोग लिखे पढ़े हैं वो समझदार, वैसे ही वो काम कम बच्चे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम ठीक से भरण पोषण तब कर सकते हैं जब उतना हम कमाएं। अगर हम कमा नहीं सकते तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। अगर हम गरीब हैं तो फिर बच्चे हम किस बिना पे पैदा कर रहे हैं, ये सब समझाने की, समझने की, और इसको चौतरफा समझाने की जरूरत है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी एक तरह के जागरूकता अभियान का हिस्सा है। आज जो डिबेट कर रहे हैं ये भी, क्योंकि कानून, जैसा आपने सब कह रहे हैं कि कानून से इसको रोक नहीं सकते,
कानून से रोकेंगे तो फिर दमन की बात होगी, लोकतंत्र की व्यवस्था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रोत्साहन देने की बात यूपी सरकार ने अपने प्रारूप में अभी कानून नहीं बनाया, वो 2 से अगर कम बच्चे हैं तो उनके लिए फिर सुविधाएं मिलेगी। सरकारी नौकरी में आवास मिलेगा, जैसा भट्ट जी ने कहा कि भाई सरकारी नौकरी कितनी भी है, लेकिन सरकारी नौकरी का एक अपना वजन है, भले ही वो कम है, लेकिन सरकारी नौकरी का महत्व है। इसलिए सरकार ने कहा कि जो सरकार में है और 2 बच्चे हैं उनके, तो सरकार उनको प्रमोशन में भी महत्ता देगी और आवासीय सुविधा में भी महत्ता देगी, इंक्रीमेंट भी देगी। लेकिन इसमें एक बस टोकूंगा, इसमें विधायकों के लिए उन्होंने आरक्षण नहीं किया, बाकी नीचे लेवल पे किया, तो विधायकों के लिए भी करना चाहिए। वो तो जनता में आएंगे सब, विधायक कोई अलग से नहीं, उसमें विधायक में नहीं है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होंगे उसमें पाबंदी लगाई है, विधायक के लिए उसमें पाबंदी नहीं लगाई है। ये फिर वैसी ही बात है कि शुरुआत तो कम से कम, जब वो नीचे से शुरुआत होगी तो फिर विधायक पर भी आएगी, सांसद पर भी आएगी, फिर IAS IPS पर भी आएगी। तो हमें लगता है कि पहले सिलसिला शुरू हो, फिर जैसे आप बातचीत कर रहे हैं विधानसभा में भी उस पर लोग चर्चा करेंगे, लोकसभा में बातचीत होगी, फिर उसके प्रारूप में लोग इसको ऐड कराएंगे जो आपने जिक्र किया। लेकिन जैसे कहा कि किसी के अगर 2 ही बच्चे हैं तो फिर उस परिवार को बच्चे के लिए 20 साल तक शिक्षा मुफ्त होगी, स्वास्थ्य मुफ्त होगा और उसका बीमा भी सरकार कराएगी। तो ये एक तरह से प्रमोशन है। रमेश शर्मा जी, जैसे मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बहुत सारी योजनाएं की। बच्चों की बेटियां पैदा होती थी तो पैसे जमा करते थे, जब 20 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए मिलेगा, फिर शादी के लागे तो सरकार शादी करेगी। तो इस वजह से पिछले 10-12 सालों में जो रेशो है बेटा और बेटी का, उसमें बेटियों की संख्या बढ़ गई। तो ये जैसा भट्ट जी ने कहा कि लंबी चीज का मामला है, इसको 5-10 साल लगेंगे, लेकिन सरकार ने अगर इस पर कानून बनाया और लोगों में जागृति आई तो फिर ये एकदम सफल होने वाला है। आपकी राय? पहली बातचीत में आपने कह दिया कि घूसपैठिया रोकना चाहिए, लेकिन जो देश के भीतर है उनको भी समझाने की जरूरत है। रमेश जी? नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने सही कही और अनंत जी ने भी ये बात सही कही कि ये काम, कानून तो ठीक है सरकार बना रही है, कानून के अपन विरोध नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी जन जागरूकता का जरूरी है। क्योंकि कानून ज़्यादातर जो लागू होगा वो सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होगा। अभी पिछले दिनों, अभी मेरे ख्याल से इसी हफ्ते की या पिछले हफ्ते की बात है कि विदिशा में शिक्षा अधिकारी ने अपने टीचर्स को और अपने विभाग में नोटिस जारी कर दिए थे कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको ऐसा ऐसा करेंगे। फिर उसका विरोध हुआ, फिर आगे पता नहीं उसमें आगे चल करके क्या हुआ। तो मोटे तौर पर इसमें वाकई जन जागरूकता की जरूरत है। ये कानून राशन कार्ड को छोड़ करके ज़्यादातर कर्मचारियों पर लागू होगा। और ये बात सही है कि जो लोग अपना प्राइवेट काम करते हैं, कोई हमाल है, कोई अपना पंचर जोड़ रहा है, कोई अपना सब्जी बेच रहा है, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, कोई चूड़ी वाले की किसी की दुकान है, ये जो इस तरह के लोग होते हैं और उनकी अगर एक संतान होगी तो उन पर आप क्या कर पाएंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा वो लोग क्या काम करते हैं, इतने होशियार होते हैं कि परिवार को बांट करके अलग अलग राशन कार्ड बनवा लेते हैं। तो वो क्या, तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, तो मैं समझता हूँ उसके बजाय जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जागरूकता से ही समस्या का समाधान होगा। आप सख्ती करेंगे तो इसमें प्रकृति के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। मोटे तौर पर एक मान लीजिए कि अगर बीच में बेटियों की संख्या कम आ रही थी, प्रकृति हमेशा संतुलन से चलती है, जितना अंधकार होता है उतना ही प्रकाश है, और जितने पुष्प हैं उतने कांटे हैं, जितना अमृत है उतना ही विष है धरती के ऊपर। तो अगर वो असंतुलन हो रहा था और लड़कियों की संख्या अगर घट रही थी, तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य की कुछ गलती होगी, उस गलती के कारण प्रकृति ने करवट बदली। जिस तरीके से हम पानी के मामले में देख रहे हैं कि पहाड़ आप जितने काट देंगे पानी उतना कम हो जाएगा। कई बार कोई चीज हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखती, जिस मान करके चलिए कि जिस जंगल में हिरण नहीं होंगे उस जंगल में शेर नहीं होता, क्योंकि मोटे तौर पर जो कि हिरण का मांस शेर खाता है, मोटे तो जहां शाकाहारी जीव नहीं होगा वहां मांसाहारी भी नहीं होगा। प्रकृति एक संतुलन पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य ने कोई गलती की थी जिसके वजह से बेटियों की संख्या कम हुई, जो अब सुधर रही है। शिवराज जी ने भी अच्छी योजनाएं बनाई। ठीक उसी प्रकार ये जो निर्णय करके कहीं आप ऐसा कदम ना उठा लें कि प्रकृति को उठा करके आगे चल के कुछ कदम हो। आप यूरोप को देख लें, यूरोप के कितने देश ऐसे हैं जहां 40% लोग अब संतान उत्पन्न करने के कारण लायक नहीं बचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रगति करवट ले रही है। ऐसी स्थिति में सरकारों को बहुत ज़्यादा टेबल पर बैठ करके कागज से सोचने के बजाय प्राकृतिक तरीके से विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा, और इसके लिए सामाजिक जागृति अभियान, राघवन जी, बहुत जरूरी है। जी भट्ट जी, जो कुछ बातचीत है कुल मिलाकर वो ये कि लोगों में अभियान चलाया जाए, इस कानून के बजाय कानून के साथ साथ लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाए। ये भी चर्चा जो है उसी का हिस्सा है। आपको लगता है कि इसके परिणाम कितने अच्छे और कब तक मिल पाएंगे? देखिए राघवन जी, कानून भी तो जरूरी है। देखिए किसी भी चीज के लिए
भारत 2000 वर्षों तक गुलाम रहा है, इसलिए इसकी जो खून में भी गुलामी है। आप देखिए कि जहाँ डंडा फटकारा जाता है सब सुधर जाते हैं, और अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो फिर वो अपने मन से अफरा तफरी करते। आप देखिए कि पहले बेटियों की संख्या क्यों बढ़ी, बेटियों की संख्या इसलिए बढ़ी कि गर्भ परीक्षण पे रोक लगाई सरकार, और उसके कारण ये हुआ कि जो लोग एबार्शन करवा लेते थे इस बात का पता लगा के कि हमारी बेटी होने वाली है और चाहते थे, वो एबार्शन बंद हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बेटियों की संख्या बढ़ी है, और उसके पीछे जो इस तरह की स्कीमें हैं जो शिवराज सिंह जी ने चालू की, उसके पीछे भी बड़ा भारी हाथ होता है। तो देखिए, लालच भी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उनको सुविधाएं देंगे, उनको आप मुफ्त शिक्षा देंगे, उनको आप मुफ्त स्वास्थ्य देंगे, तो वो निश्चित तौर पे इस बात को मानेंगे कि हमको कम संतान पैदा करना चाहिए। अभी जैसा अभी शर्मा जी ने बताया कि एक विदिशा में एक जिला शिक्षा अधिकारी ने 530 शिक्षकों को नोटिस दिया था कि आपके 3 बच्चे हो गए, आप जवाब दीजिए। उसमें कई तरह के जवाब आए। किसी ने बताया कि साहब आपके नोटिस मिलने के पहले ही मेरी पत्नी जो है गर्भवती हो गई थी। किसी ने बताया कि हमको तो नोटिस का पता ही नहीं था, और किसी ने बोला ये तो भगवान की देन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी इसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज जोड़ी गई है यूपी ने अपने प्रारूप में कि एक बच्चा होने के बाद अगर कहीं दूसरे बार जब डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी में, अगर वो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो 3 बच्चों की माफी है उसमें। तो ये जो तकनीकी चीजें हैं कई बार जो होती है कि भाई ठीक है अब जुड़वा बच्चे पैदा हो तो कोई क्या करेगा उसमें, और उसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी के 2 बच्चे अशक्त हैं, अपंग है, तो वहां तीसरे बच्चे होने पर सरकार उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। तो ऐसी बहुत सी व्यवहारिक चीजों को भी जोड़ा गया है ताकि लोग ये ना कहें कि भाई ये इतना हार्ड एंड फास्ट है कि इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, और ये तो लग रहा है जैसे कि बहुत जबरदस्ती हो रही है। जी भट्ट जी, देश में इस तरह की एक स्कीम चलाना चाहिए। अपने अपने अलग अलग प्रदेशों में जो स्कीम चला रहे हैं, जैसे आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, पूरे देश में एक सर्वांगीण स्थिति बनाना चाहिए कि भाई 2 बच्चे से ज्यादा पैदा ना हो, ताकि ये जो आने वाली अब आप देखिए कि बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ी हुई है। बच्चे पैदा हो गए, बड़े पढ़ लिख के तैयार हो गए, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं। तो ये भी सारी चीजें, सरकारी नौकरी भी कितनी होंगी, सरकारी नौकरी की एक सीमा है, बहुत से तो पद भरे ही नहीं है। सभी तो सरकारों में एक स्थिति है कि पद भरे नहीं जाते, खाली पड़े हैं। बंदी का रखा वो सब आउटसोर्स हो रहा है, तो जो सरकारी नौकरी का सिर्फ नाम है, अब बाकी नौकरियां सरकार के पास बची भी नहीं है और सरकार देने की इच्छुक भी नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हजारों लाखों बच्चे जो हैं प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, अच्छा वेतन भी मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो ये जन जागरण अभियान के तहत अगर आप ये स्कीम चलाएंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा डंडा भी चाहिए, देखिए कानूनी डंडा भी जरूरी है, क्योंकि इस देश में बिना डंडे के कोई काम होता नहीं। बिल्कुल आपने एकदम दुरुस्त फरमाया कि देश की जनता में थोड़ी सी गुलामी है, अगर वो कानून के साथ साथ सख्ती की भी जरूरत है। कमल लाठी जी ने कहा था कि संजय गांधी ने इस अभियान को 1975 में चलाया था, इमरजेंसी के दौरान। जब देश आजाद हुआ तो 1952 में हमारे जो पुरखे थे उन्होंने उस अभियान को, इस दिक्कत को तभी ताड़ लिया था, तभी समझ लिया था 1952 में कि जनसंख्या का विस्फोट देश पर भारी पड़ने वाला। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल ये कहा था कि हम इसको कानून बनाएंगे और चोरी छिपे कुछ नहीं करेंगे इसमें। जैसा राम मंदिर बनना शुरू हुआ डंके की चोट पर, 370 हटी बिल्कुल डंके की चोट पर, ऐसे उन्होंने कहा था कि हम जनसंख्या नियंत्रण बिल का कानून लेकर आएंगे, लेकिन वो भी चोरी छुपे नहीं, सबको बताकर सहमति के साथ लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर देश में जरूरत है जनसंख्या को कम करने की। नियंत्रण शब्द थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, हम ये कह सकते हैं कि लोग समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ परिवार में उतने ही बच्चे पैदा करें जितने का वो लालन पालन कर सकते हैं, और उतने ही बच्चे पैदा करें जिससे वो समाज पर बोझ न बने और असामयिक गतिविधियों में न उलझकर अपराध न करने लग जाए। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। भट्टी जी आपका धन्यवाद, रमेश शर्मा जी आपका भी, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें IND24।